Hey, hello everyone. Myself Vinay Visokarma from St. Xavier's School, Kolisa, Azamgarh. Today I'm going to discuss about class 9 subject science and chapter 1. Okay, a chapter name Matter in Our Surroundings. तो जैसा कि हम दो पार्ट्स पढ़ चुके थे और आज तीसरे पार्ट का टर्न है और आज ख़त्म भी हो जाएगा आई थिंक. ओके एवरीवन. तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था प्रीवियस पार्ट में. नाउ लेट्स सी. मैटर स्टेट हो गया था फर्स्ट पार्ट में ही. ओके एवरीवन. देन या हम यहाँ से सेकेंड पार्ट में हमने ये पढ़ा था, जस्ट उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो आइए देखते हैं. लेट्स कंटिन्यू. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. ओके एवरीवन. क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं या तो वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट्स. हमने बताया था पार्ट सेकंड में कि वाटर क्या होता है, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे सॉलिड हो गया. ओके एवरीवन. सॉलिड आइस है ना, ये आइस है और ये आइस वाटर का फॉर्मेशन है, तो ये सॉलिड हो गया. और वाटर ही लिक्विड में हो गया जो कि हम यूज़ करते हैं एज यू नो दैट. एंड वाटर ही क्या होता है, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर यानी तीनों स्टेट हो गए, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. ओके एवरीवन. सॉलिड, लिक्विड, गैस. डन. नाउ लेट्स मूव अगेन. अगेन हमने क्या देखा था अगेन कि इनके मिडल में क्या होता है, पार्टिकल्स के मिडल में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको क्या करते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसी को ब्रेक करके, टेम्परेचर इसी को ब्रेक करता है क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. और उसको जब ब्रेक करता है तो मैटर क्या होते हैं, वो अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं. यहाँ तक पढ़ा था हमने. फिर हमने ये देखा कि सॉलिड से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. एंड आफ्टर दैट लिक्विड को देते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है. जस्ट अपोजिट की जब हम बात करते हैं तो गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम कूल करते हैं ना एवरीवन. और फिर हम लिक्विड को जब हल्का सा और कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, जैसे वाटर को फ्रीजर में रख दो. ओके. नाउ लेट्स मूव अगेन. हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा हुआ था, एक्टिविटी में हमने देखा हुआ था कि सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, गैस में. वो कौन से ऐसे क्या मैटर्स हैं जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हमने देखा था कि वो अमोनियम क्लोराइड है और कपूर है. ओके एवरीवन. यहाँ पर लिक्विड क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता है, सीधे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. फिर हमने ये देखा हुआ था यहाँ पर कि गैस को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक. वो फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखा था, मतलब वही प्रेशर के थ्रू चेंजेस क्या होते हैं. ओके. फिर यहाँ पर देखा कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूज़न कहते हैं. फिर जस्ट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. एंड आफ्टर दैट लिक्विड से अगर कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, जो कि अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं. ओके एवरीवन. और फिर गैस से अगर कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो हम उसे कंडेंसेशन कह देते हैं. फिर सॉलिड से कन्वर्ट होता है गैस में तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिपोजिशन कह देते हैं. और सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं ना. ये अमोनियम क्लोराइड वाला सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कह देते हैं. और फिर क्या होता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डिपोजिशन कह देते हैं. यहाँ तक हमने देखा हुआ था. अब चलिए लेट्स स्टार्ट our with evaporation. Okay everyone. Now let's
स्टार्ट। इवेपोरेशन होता क्या है? व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हाट इज इवेपोरेशन? तो एज यू नो वेरी वेल कि जब वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हमें हमेशा नीड होती है किसकी? हीट की और प्रेशर की। किसमें? मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए। फिर बोला है कैन यू quote some examples for everyday life where changing of state from liquid to vapor takes place without a liquid reaching the boiling point। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऐसा भी होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए हम अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? मतलब ठीक है, लिक्विड टू वेपर में। ओके, वेपर टेक्स प्लेस विदाउट इन लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए क्या करते हैं हम? वेपर में चेंज हो सकते हैं। फिर कह रहा है वाटर व्हेन वी लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। अ वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। अच्छा, ये एग्जांपल्स दे रखा हुआ, उनके बारे में पूछा हुआ है। हाँ, सिंपली है। तो हम कपड़े को ऐसे ही रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। और सूखता क्यों है? यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो सूखता इसीलिए है क्योंकि वेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जो वाटर होता है वो वेपोरेट हो जाता है। ओके एवरीवन, यहाँ पर कह रहा है कि वी नो दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेट्स। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स ऑलवेज मूव करते हैं, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है, वो रेस्ट कभी नहीं करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, गैस हुआ, तो इनके पार्टिकल्स के बीच जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। अब पूछोगे क्यों डिफरेंट होती है? ठीक है, तो डिफरेंट इसीलिए होती है क्योंकि उनका किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। और डिफरेंट इसीलिए होती है जितना बॉन्ड उसका वीक होगा उतनी एनर्जी क्या होगी? जितना बॉन्ड उनका वीक होगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें उतनी कम होगी। जिसका बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसमें उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी ताकि हम उनके अट्रैक्शन बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो वेपोरेशन यही बोला हुआ है कि दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। ओके एवरीवन, मतलब कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक बिना पहुँचे हुए अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। एक बार फिर से आप सुनिए, ठीक है, जो लिक्विड है ना वो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए अगर वेपर में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, देखो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं जो उनको टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको किसी भी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब नीड नहीं होती बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की, ना ही नीड होगी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर की उनको नीड होगी, किसी चीज़ की उनको नीड नहीं होगी। वो ईज़िली क्या होते हैं? आराम से जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है उसको तोड़ते जाते हैं। जैसे आप एक फर्श पे क्या करो, एक गिलास पानी फेंक दो, कुछ देर बाद आप देखोगे वो पानी हल्का हल्का उड़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो ये फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो ब्रेक कर देते हैं, तो इवेपोरेट होके वो उड़ जाते हैं। ठीक है, वेपर बन के इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वो क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। एक्टिविटी देखते हैं।
एक्टिविटी में बोला हुआ है एक्टिविटी 1.14। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर बोला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्या ले लो, एक बर्तन ले लो जिसके एरिया क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, किसी के कम हो, किसी के बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ले लो और उसके बाद क्या करो, उनमें पानी डालो और फिर उनके मतलब देखो कि जो पानी का वो है हाइट है या फिर जो पानी का एरिया है या फिर जो पानी का वेट है, मॉस है, वो बदल रहा है कि नहीं। तो जब बदलेगा तो इवेपोरेट होगा, नहीं बदलेगा तो सिंपली रहेगा। तो बदलता है ऑब्वियसली से, जितना बड़ा आपका सरफेस होगा उतनी जल्दी इवेपोरेट होता जाएगा। इसीलिए देखो आप जब कपड़े सुखाते हो ना तो एक साथ पकड़ करके कस के नहीं सुखाते, उनको फैला देते हो, दूर दूर तक फैला देते हो। अगर एक के ऊपर एक कपड़े रखते हो तो वो आसानी से क्या होता है, ड्राई नहीं होता है। ठीक है, नाउ देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व, यहाँ से वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, जानते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस, बताया ना मैंने कि सरफेस को अगर हम जितना बड़ा करते जाएंगे इवेपोरेशन उतनी तेज़ी से होता जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा उतनी तेज़ी से। वी नो दैट द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, जानते हैं वो वही चीज़ है, उनकी एक घटना है। फिनोमेना मीन्स होता है घटना, ठीक है, मतलब एक तरीका, एक तरह का। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, मतलब अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ओके एवरीवन, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एन इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, एन इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा कि हम पिछले पार्ट्स में हमने यही पढ़ा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उनके मिडल में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टूटने लगता है। ठीक है, तो वो स्टेट अपना चेंज कर लेते हैं। तो लिक्विड है भाई, लिक्विड की जब अट्रैक्शन फोर्स टूटेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये पहले ही आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आइए बात करते हैं हम ये हो गया, ठीक है, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर हुआ और इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया हो गया। अब डिक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, डिक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी को क्या कह रहा है, डिक्रीज़ करना है। ओके एवरीवन, यहाँ पर डिक्रीज़ करना है ह्यूमिडिटी को। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज़ एन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो देखो दोस्तों, जो वाटर में जो एयर में वाटर का प्रेजेंस होता है ना, जो एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब कोई ऐसी हवा जो नमी युक्त हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं। कुछ देखो, कुछ हवाएं गर्म चलती हैं, कुछ ठंडी ठंडी चलती हैं, नमी टाइप भी चलती हैं। आप कूलर में बैठोगे ना तो जो कूलर की हवा होती है वो नमी टाइप की होती है। ठीक है, कुछ देर तक आप बैठ जाओगे तो आपके बॉडी पे लगेगा कि हाँ हल्का हल्का कुछ हो गया, क्योंकि वो पानी के क्या करते हैं, पानी का ही एक तरह से बाहर आता है ना, उसी तरह से हवा के साथ हल्के हल्के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो है इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, ह्यूमिडिटी को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहे, इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे, हाउ कैसे, देखो एक काम करो, अब ह्यूमिडिटी मीन्स होता है
ले लो पानी, वाटर वेपर ले लो, एक कपड़े के ले लो, पानी में उसको भिगो दो, फिर उसके बाद फिर उसे पानी में भिगोगे तो वो पानी का कुछ भी एरिया नहीं ले पाएगा, अगर ले पाएगा तो बहुत ही हल्का सा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सूखे कपड़े को आप पानी में डालो और उसको खींचो तो ढेर सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ से क्या समझ में आया? अगर हम उस सूखे कपड़े को क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करते हैं। सूखे कपड़े को आप मान लो वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज़ हुई है, और जो पानी वाला कपड़ा है उसमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्या है, वो वेपर को ईज़िली हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वेपर को ईज़िली हैंडल कर सकता है। ओके एवरीवन, यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। If amount of water in air already high, the rate of evaporation is decrease। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है सीधा सा, if amount of water is air in already high, जो वाटर का अमाउंट होता है वो एयर में पहले से ही जब होगा तो इवेपोरेट कैसे होगा, तब तो कम ही होगा ना, जब नहीं होगा तो होगा। ओके ब्रीफ, ये देखते हैं एट अ इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, कपड़े को उठा करके हवा में फैला दो और एक कपड़े को एक घर में रख दो तो कौन सा जल्दी सूखेगा? हाँ, जो हवा में रहेगा, ठीक है। हवा एक तरह का, विंड एक तरह का प्रेशर ही तो है ना, एक तरह का प्रेशर ही तो हमने पढ़ा था कि प्रेशर जब पड़ेगा तब पर भी बॉन्ड क्या होते हैं, अट्रैक्शन बॉन्ड टूटते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हो। ओके एवरीवन, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि जो उसके अफेक्ट करने वाले रीज़न है वो कौन कौन से हैं। एक है आपका इंक्रीज सरफेस एरिया, ओके एवरीवन, एक इंक्रीज सरफेस एरिया है, और दूसरा क्या है, इंक्रीज है, तीसरा इंक्रीज ह्यूमिडिटी है, और चौथा क्या है, इंक्रीज विंड स्पीड है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट्स मूव अगेन। ये क्या कह रहा है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ओके, क्वेश्चन पुट हुआ है यहाँ पे कि इवेपोरेशन कैसे ठंडा कर देता है। तो ये ना वेपर, देखो होता क्या है, आप एक घर में बैठे हो, ठीक है, वहाँ पर बैठे हो, और जब वहाँ पर कोई चीज़ इवेपोरेट होती है तो इवेपोरेट क्या है, एक तरह से पानी का ही तो वेपर बना हुआ है, तो वो ठंडा तो है ही, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, एनर्जी को, कमरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, इसीलिए कर लेता है, ठीक है। जैसे देखिए, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। लिक्विड का नेचर ही होता है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ से एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, ठीक है। क्या करते हैं वो, इवेपोरेशन के समय एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक अस सराउंड कोल्ड, ठीक है। तो सराउंडिंग क्या है, जब अपने वो टेम्परेचर को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिंपल। आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब देखिए, ये है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोज सम एसीटोन ऑन योर पाम। जब अपने पाम पर एसीटोन को आप लगाते हो ना, एसीटोन क्या होता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। उसी को जब आप क्या करते हो, अपने पाम पर लगाते हो तो ठंडा ठंडा फील होता है ना आपको। वो क्या होता है, पाम से एनर्जी को ले लेता है ना, और क्या होता है, वो फिर वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। वो एनर्जी क्या करता है, गेन कर लेता है चारों तरफ से, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। और इवेपोरेट जो होता है उसी के कारण हमें क्या होता है, पाम जो हमारा वो कूल फील होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपुल
people sprinkle water on the roof or open ground because a lot of latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। ठीक है, हॉट सरफेस को कूल कर देता है। जब हम क्या करते हैं, छत पे या फिर ग्राउंड पे पानी को क्या करते हैं, ढेर सारा हम फेंक देते हैं, तो जो लेटेंट एनर्जी वहाँ पे होती है वो क्या करती है, हॉट सरफेस को कूल कर देती है। ठीक है यार, ठंडा है, एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, वो चेंज होता है वन वे टू अनदर वे। जब हम पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वहाँ पर और डिटेल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं यहाँ पे, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं गर्मियों में कि, ठीक है, तो देखिए होता क्या है, वी नो दैट द ड्यूरिंग एवेपोरेशन, हम जानते हैं कि एवेपोरेशन के टाइम द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो क्या चारों तरफ से एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, फिर और बॉडी सरफेस और चेंजिंग इनटू अ वेपर। ठीक है, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट ऑफ द वेपराइजेशन। जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है लेटेंट ऑफ हीट एनर्जी वेपराइजेशन की, जो कि उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर लिविंग द बॉडी और बॉडी को छोड़ करके चला जाता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स द एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी वेपोरेशन। देखिए जब हम कॉटन को पहनते हैं ना गर्मियों में, तो कॉटन क्या करता है, वो वाटर का बहुत ही अच्छा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। तो बॉडी जब हमारी गर्म होती है, स्वेट निकलते हैं, तो कॉटन स्वेट क्या है, एक तरह से लिक्विड ही है, वाटर ही है, तो उसको क्या करता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, सिंपल सी, एटमॉस्फेयर इवेपोरेट कर देता है। ओके, आई थिंक हेयर इज नो डाउट। नाउ लेट्स, what is the next? Okay, why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जब हम ice cold water लेते हैं तो ग्लास पे ड्रॉपलेट्स क्यों बन जाते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप ठंडा पानी निकाले ग्लास में रखे, देखते होगे हमेशा, तो ग्लास पे हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे चारों तरफ वेपर है, ठीक है, जो वेपर है हमारे तरफ चारों तरफ, वो क्या करता है, ग्लास के टच में आते ही वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, वो लूज़ करने लगता है। ठीक है, और जब लूज़ करने लगता है तो वो जो लूज़ करता है वही कन्वर्ट हो जाता है किस में भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सीधा मैंने बताया, अगर वेपर है, ठीक है, हमने क्या बताया था, गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, सिंपल सी, कब कन्वर्ट होते हैं, जब गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, थोड़ा सा कूल करते हैं, या फिर ये कह लो आप थोड़ा सा कि इसकी एनर्जी को जब हम इसके टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी इसके एनर्जी को जब हम लूज़ करते हैं, तो सिंपल सी बात है, लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, ऑन द कमिंग इन द विद, ये देखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, वाटर वेपर एयर में तो प्रेजेंट होता है, एज यू नो दैट, ऑन कमिंग द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। और जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या करता है, लूज एनर्जी एंड गेट्स कवर्ड टू लिक्विड स्टेट, कन्वर्टेड, गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके एवरीवन, तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्लाज्मा और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दे रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेट है एक तरह का। जब आप बड़े क्लास में जाओगे
ठीक है। जब बड़े क्लास में आप जाओगे तो पढ़ोगे, अभी हमने 3 स्टेट पढ़ा, क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा हमने। और जब बड़े क्लास में जाओगे तो आप 5 स्टेट पढ़ोगे, ठीक है। 5 क्या क्या पढ़ोगे, एक सॉलिड तो पढ़ोगे ही, एक लिक्विड पढ़ोगे, एक गैस पढ़ोगे, एक प्लाज्मा पढ़ोगे, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई 5, 1 2 3 4 5। ओके एवरीवन, आई थिंक हेयर इज़ नो प्रॉब्लम टू एवरीवन। तो नेक्स्ट हम इसको भी डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमने पढ़ा क्या अभी तक। ओके एवरीवन, so if you have any type of query, comment on my YouTube channels and you can text me also. Okay everyone, have a good day, bye bye, take care.